आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत दिसंबर से ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो जनवरी महीने में फिर तीसरी बार कोरोना का दौर चला गया, बहुत तेजी से दुनिया भर में चल रहा था, देश भर में चल रहा था और अपने बिहार में भी असर हो गया था, तो उसके चलते उन कार्यक्रमों को रोकना पड़ा था, क्योंकि कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से घटा है और आज खुशी की बात है कि 2 जिले का हम लोग कर रहे हैं, बेगूसराय का और खगड़िया का। तो अभी बेगूसराय में कल तक का जो फिगर है उसके हिसाब से अब कोरोना से पीड़ित मात्र 5 बचे हैं और जहाँ तक खगड़िया का सवाल है वहाँ पर अब कोई मामला नहीं बचा है। तो अब ये तो कुछ ही दिनों के बाद सब खत्म होगा और हमको पूरा भरोसा है कि पूरे तौर पर सब कुछ संपन्न होगा और कोरोना के लिए जितना काम हम लोग शुरू से, दुनिया में तो शुरू हो गया था 19 में, इसलिए इसका नामकरण हुआ कोविड-19, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो इसके बारे में जानकारी जो हुई अपने देश में वो तो हुई 2020 में और वो भी मार्च में, और मार्च ही से सब शुरू हुआ और उस बार तो काफ़ी कुछ चलता रहा। और फिर पिछले साल भी अप्रैल महीने से, अप्रैल के बीच से ही शुरू हो गया था दूसरा दौर, वो भी काफ़ी दिनों तक चला, कुछ महीनों तक। अब उसके बाद फिर ये तीसरा दौर यहाँ पर आया था, तो अब इससे भी ज़रूर मुक्ति मिलेगी और इसके लिए जो हम लोगों की तरफ से जितना प्रयास किया गया, जो लोग पहली बार बाहर फंसे हुए थे उनको हर प्रकार की सहायता वहाँ करना, जब वहाँ से लोग यहाँ आए उनके लिए उपाय करना, और जो जब ट्रेन की शुरुआत की गई तो उसके माध्यम से रेल से जो आने लगे तो उसके चलते भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। तो सब तरह से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को किया। तो ये सब काम करते हुए हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और जो भी परिवार के किसी व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2020 से ही इसकी शुरुआत कर दी और बिहार एक पहला राज्य है जहां ये सब काम शुरू हुआ कि मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार की तरफ से, तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया। तो ये सब काम तो किए हैं, अब हम लोगों को है कि सब लोग सचेत रहें और इससे ज़रूर मुक्ति मिलेगी। तो ये तो एक अलग बात है। अब तो इसकी शुरुआत हो गई और आज तो अनेक लोगों ने अपनी बात कही है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे जीविका समूह की दीदियाँ थी सब अपना अपना अनुभव साझा कर रही थी। ये खुशी की बात है कि सब लोगों ने विभिन्न प्रकार से जो उनका अपना अनुभव हुआ, किस तरह से उन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद जो शराबबंदी के लिए प्रयास किया, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में तो हर प्रकार से आप सब लोगों ने जो ये सब काम आप लोगों ने किया और लोगों की सहायता के लिए जो गरीब तबके के लोग, परिवार में गरीब तबके के लोग थे उनके लिए, और जो लोग भी शराब को छोड़ करके जिनका पूरा का पूरा सब कुछ निर्भर था शराब के काम से, तो उससे जिनको भी मुक्ति जिन्होंने ली उनको भी एक हम लोगों ने 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई और उस सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से इन लोगों को सहायता दी गई। तो आज मुझे खुशी हो रही थी कि सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जो लाभ मिला उसके बारे में हम देख रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने कहा कि इतना रुपया मिला और इससे अब हमारी आमदनी इतनी हो रही है, तो ये सब खुशी की बात है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना से भी लोगों को लाभ दिया गया, तो उन सब बातों की भी आप लोगों ने चर्चा की है, ये खुशी की बात है। और उसी तरह से जो हम लोगों का है ये अभियान हम लोग चला रहे, ये निरंतर अभियान चलना चाहिए। आखिर आप सब लोगों को मालूम है
कि शराबबंदी लागू कब हुआ। हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, आपको तो सब मालूम, प्रारंभ से ही हम लोग शराबबंदी के पक्ष में। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम लोगों को मौका मिला तो ऐसा लगा कि साहब हम अगर लागू करेंगे तो ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने 2011 से ही अभियान कराना शुरू किया लोगों के बीच में कि इसके बाद में करिए, लेकिन शराबबंदी नहीं हो रही। और आपको मालूम है कि शराब का धंधा लोग तो बहुत करते थे, उस पर बहुत नियंत्रण करके जो काम किया तो उस समय तो राज्य सरकार को आमदनी हो रही थी एक में 5,000 करोड़ रुपए का। तो ऐसी स्थिति जब हो गई थी बिहार की, 5,000 करोड़ ही था ना लास्ट में, तो उसका तक लाभ हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने सोचा, और मेरे मन में तो बहुत पहले से था, लेकिन आप तो जानते हैं कि 2015 में जब एक कार्यक्रम था इसी तरह से जीविका समूह का और अन्य कार्यक्रम था, और उसी सिलसिले में जब हम लोग बोल रहे थे, ये जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई का, और उस दिन जब हम लोग अपनी बात बोल करके जो महिलाओं के उत्थान का, समाज के विकास का, ये सब काम का चर्चा करने के बाद जब हम ये पटना की बात है बैठे थे, तो उसी बीच में आप जो जीविका दीदियां हैं वहाँ मौजूद थी, और उसमें से कई लोगों ने खड़ा होकर के मांग करना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम तो बोल करके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद जब बोल करके जब हम बैठ गए, आज जब उनकी बात सुना, और जो हमारे उसके समय जो मंत्रीगण और लोग भी थे उस कार्यक्रम में, उनसे भी हमने पूछा कि क्या बोल रही है, जो हमको सुनाई पड़ा शराब, सबका क्या शराबबंदी के बारे में। तो लौट करके हम आए और आ करके हमने कह दिया कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। एक लाइन हम सिर्फ बोल दिए, अगली बार आएंगे। तो आप जानते हैं ना, 15 का ये हम बता रहे हैं, 9 तारीख का, तो उस समय, और उसके बाद 3 ही महीने के बाद चुनाव था। तो हमने कहा कि भाई जब फिर आ जाएंगे, 2015 में चुनाव होगा, उसके बाद जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, फिर सरकार में आ जाएंगे तो हम लागू करेंगे। अब फिर आ गए तो लागू किया, और इसी के लिए जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, यहाँ भी जान लीजिए, अभी भी मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के के पाठक जी, जब उस समय हम लोगों ने अभियान शुरू किया था, या IAS अफसर, इन्हीं को ये जिम्मेवारी हमने उस समय दी थी। और उस समय जो शराबबंदी लागू हुआ तो 2-2.5 साल तक रहे, फिर दूसरे काम में गए, लेकिन फिर अभी ये भारत सरकार में गए हुए थे, लौट करके आए, तो हमने इन्हीं को फिर कहा कि अब आप ही को इस काम को करना है। क्योंकि आप तो जानते ही ना हैं कि उस समय जो हम लोगों ने कितना अभियान चलाया, और लगातार हम शुरू कर दिए थे। 2015 में सरकार बनी और तुरंत हम 26 नवंबर से ही से शुरू कर दिया, और इसके लिए पूरा का पूरा अभियान चलाया। और फिर 2016 के 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गया, कानून बना और लागू किया। लेकिन हम लोगों ने सभी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा उसका अभियान चलाया था। तो लग रहा था कि जो बड़े शहर हैं, अब वहाँ पर देसी शराब को तो बंद, विदेशी शराब वाला भी कर पाएंगे, ये सोच करके हम लोगों ने कहा था कि अभी कुछ दिन के लिए उन जगहों पर रहेगा विदेशी शराब। लेकिन साहब, जब कितनी खुशी की बात थी, जो हम लोगों को लगा कि शहरी क्षेत्रों में अभियान हमारा उतना नहीं चला, लेकिन जब 1 तारीख को 1 अप्रैल से जब कहीं जो शहरी पटना और कुछ बड़े बड़े शहरों में ये शराब की दुकानें खुलने की बात शुरू हुई, तो किस तरह से वहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, युवतियों ने किस प्रकार का अभियान चलाया और एक दुकान को खोलने नहीं दिया, ये देख करके। और उस समय हम लोगों का विधानमंडल सत्र चल रहा था। जब 1 तारीख को हम ये सुने, हमको बड़ा अच्छा लगा। फिर 2 तारीख को देखे और बढ़ गया,
कोई नहीं दुकान खोल पा रहा शहरों में। 3 तारीख को भी देख लिया, 4 को, तो 4 तारीख को ही हम मीटिंग बुलाए अधिकारियों का और सबका, और तय किया कि कल से करेंगे, और 5 तारीख को फिर कैबिनेट की मीटिंग करके तय कर दिया अब शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू। यानी 1 तारीख के बाद 5 तारीख को 4 दिन के बाद ही पूरे बिहार में देसी विदेशी शराब पूरे तौर पर प्रतिबंधित हो गया, लागू हो गया। तो कितनी खुशी हुई थी ये देख करके कि क्या है, और मांग आप ही लोगों की थी, तभी हम लोगों ने किया। जननायक कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे 1977 में बने थे, और उन्होंने लागू किया था बिहार में शराबबंदी, और 2 ही साल के बाद उनको लोग हटा दिए थे और बाद में शराबबंदी को बंद किया था। इसी को देख करके हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं लोग गड़बड़ करेगा, लेकिन जब इस काम को लागू किया तो उसी समय मन बनाया था कि हम किसी कीमत पर इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको मालूम है जब विधानसभा में और विधान परिषद में जो गया हम लोगों का विधेयक, उसके लिए प्रस्ताव गया, सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष सब ने एकजुट होकर के, और उसके बाद विधानसभा में विधान परिषद में दोनों जगह लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया शराबबंदी के पक्ष में, ये काम हुआ था। तो अब इसके बाद तो इधर उधर तो गड़बड़ करने वाला होता ही नहीं जी। हम तो सब दिन आपको बताते हैं, आदमी जो है, मनुष्य जो है, ये 100% 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। आप जानते हैं कि 10% तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाकी सब पढ़ता है, लिखता है, अच्छा अनुभव होता है तो 90% तक तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन 10% में कुछ लोग गड़बड़ करने वाला होता है, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो वही 10% के अंदर, वही 10% के अंदर सारी समस्या पैदा होती है। तो वही तो समस्या है। अभी भी जब से हम लोगों ने लागू किया तब से कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहता है। जहरीला शराब का भी जब हम लोग लागू किए थे तो उस समय की भी घटना घटी थी, कितनी सजा हुई आप देख रहे हैं, लोगों को कितनी बड़ी कोर्ट सबसे सजा हो गई। लेकिन अभी इधर हाल के दिनों में जब फिर घटना घटी, ये शराबबंदी लागू किए थे तो कुल मुश्किल से 3 हुआ था, लेकिन जो पिछले साल से फिर देखा कि जहरीली शराब वाला ये झंझट और उसके चलते मृत्यु बहुत हो रही है। जब मृत्यु हो रही थी तो बहुत लोग लगे बोलने, कहा कि अब शराबबंदी फेल कर गया है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब बोलिए लोग मर रहा है तो मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए। तो हमने कहा मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए? अरे दारू पिएगा तो मरेगा ही, ये दारू पीता है इसलिए मरता है। वो जिससे दारू लेने गया वो गड़बड़ था, वो उसको जहरीला पिला दिया तो मर गया। तो हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि दारू बहुत बुरी चीज है, दारू से बचिए। तो जब जहरीला भी पिलाता है और तब भी मरता है, तो उसी समय हमने सोचा कि इसको लेकर के निश्चित रूप से और बड़े पैमाने पर हम लोग अभियान चलाएं। और ये अभियान जो हम लोग चलाएं, निरंतर चलाते रहें। पहले जैसा कर रहे थे, कितना बड़ा बड़ा अभियान चल रहा था, तो इस अभियान को हम लोगों को जारी रखना। इसीलिए हम लोगों ने पिछली बार जो 26 तारीख से 26 दिसंबर को ही हम लोगों ने इस काम, नवंबर से ये बात हम लोगों ने किया, और 16 नवंबर को पिछली बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सभी जिले के अध्यक्ष और सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और इससे संबंधित विभागों के साथ, सब के साथ हमने बैठक की थी, और 7 घंटे तक हमने बैठक की थी, और सब से कहा कि भाई इसको लागू करना है और ठीक ढंग से इसको देखिए और इसके लिए करिए। और वही फिर 26 तारीख से हम लोगों ने अभियान जो हम लोगों ने करने की शुरुआत कराई। तो ये चीज़ जो चल रहा है, और आप जानते हैं, हम तो आपके बीच में कहना चाहते हैं कि कितना बुरा चीज़ है शराब। और शराब के बारे में तो आप जान रहे हैं कि लोगों को कितना नुकसान होता है। आप समझ लीजिए, हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू
अब उन्होंने जब आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, देश को आजाद कराया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और वो जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी उसके साथ साथ वो शराबबंदी के लिए बोलते थे। शराब के बारे में लोगों को बोलते थे बहुत बुरी चीज है। ये सारी बातें तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम लोगों को अभियान, हम पहले भी कह रहे थे, लेकिन अभी जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान चलाया जिसमें 3 पक्ष है, उसका एक पक्ष है शराबबंदी का, नशा मुक्ति का। तो नशा मुक्ति का है तो इन सब चीजों को घर घर तक, एक एक बच्चे तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए कि राष्ट्रपिता हैं। और वो आजादी की लड़ाई में उन्होंने कहा, कभी कभी तो हमको आश्चर्य होता है कि कोई एक आध आदमी का हम सुनते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि किस काम के लिए राजनीति करता है, क्या चीज है, सर्वसम्मति से पारित हुआ और कहां कुछ बात बोलता है, भूल गया राष्ट्रपिता को। और आप तो जानते हैं हम लोग किस प्रकार से उनकी बातों को लागू कर रहे हैं, समाज के सुधार के लिए जो सारा काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये काम हम लोग करते हैं। और उन्होंने जो उस समय कहा था, और उसके अलावे जान लीजिए 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने, हम लोग तो 2016 में लागू किए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सोच लीजिए उसने पूरा काम किया, पूरे दुनिया के एक एक देश, हर इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया शराब के बारे में, और 2018 में प्रकाशित उसने करा कि शराब क्या चीज है, शराब से क्या क्या होता है। तो ये जितनी चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए ये जो अभियान हम लोगों का है, समाज सुधार अभियान, अब आप जानते हैं ये इसको एक एक को बंटवाया गया है। और हम तो कहेंगे DM से, दोनों जगह के कि इसको तो भाई हर घर तक पहुंचवा देना हम लोगों को, एक एक घर में रखिएगा। और देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, बापू की तस्वीर देखिए, और उसी में क्या लिखा है, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। आप बताइए, राष्ट्रपिता ने कहा कि शराब, आदमी को कोई शराब अगर पीता है तो उसका सिर्फ पैसा नहीं छीन लेता है, यानी शराब पियोगे, खरीदोगे तो तुम्हारा पैसा ही नहीं तुमसे छीन जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अगर कोई शराब पिएगा तो उसकी बुद्धि भी हर जाएगी। ये बापू ने कहा, ये उस समय कहा, उसको एक एक चीज को लिखा, शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। आप इंसान हैं लेकिन दारू पीजिएगा तो हैवान हो जाते हैं आप। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने ये कहा। और वो तो ये भी बोलते थे, कहते थे अगर हम 1 घंटा के लिए भी हम अगर शासक हो गए, तानाशाह बन गए, तो हम सबसे पहले शराब से सबको मुक्त करा देंगे। अब आप सोचिए, जो बापू कहते थे उनकी बातों को इसमें लिखा हुआ, एक एक आदमी को बताइए, पढ़ाइए, याद कराइए कि जरा जान लो ये कितनी बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग तो गड़बड़ होते ही ना है जी, हम तो शुरू में आपको कह दिए। कुछ लोग अपने को काबिल समझता है, विद्वान समझता है, पढ़ेगा भी या दारू पिएगा। कुछ लोग तो बड़े बड़े काम में रहते हैं, वो भी दारू पीते हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि आप दारू पीते हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, सबका नुकसान कर रहे हो। दारू पीना अधिकार है। जब देश आजाद हुआ तब भी कानून बन गया। संविधान में जो है 47वें नंबर पर है, हर राज्य सरकार को अधिकार है, इस पर लगा सकता है प्रतिबंध। तो उसके बाद भी कई तरह से इधर उधर कहीं करना कुछ करता रहता है। अरे भाई, जिस चीज के लिए बना हुआ देश को आजाद कराने वाले व्यक्ति ने जो कहा, राष्ट्रपिता ने, और कितना नुकसान है। और अब जो काबिल लोग हैं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे
देश दुनिया का सर्वे किया तो उससे ज्यादा काबिल आप हैं। आपको पता है दारू पीने और पिलाने वालों को कुछ मालूम है? जरा जान लीजिए। इसने जो पूरे दुनिया का सर्वेक्षण करके और एक एक जगह का पता करके क्या कहा, एक साल के अंदर 2016 में ही पूरे दुनिया में हर देश को मिला करके उसने जो किया और रिपोर्ट दिया, कहा कि एक साल के अंदर शराब पीने से 30 लाख लोगों की मौत होती है। बताइए, आई चल रहा 19 से कोरोना शुरू हुआ, 20, 21 अभी भी चला, इतना तक में करके मैंने कुल मिला करके जोड़ लीजिए 2 साल से भी ज्यादा, मान लीजिए कि 2-2 महीना और जोड़ लीजिए कि 2 साल 4 महीना हो गया कुल मिला करके। तो इसमें पूरे दुनिया में कितने लोगों की मौत हुई? इतने दिन के अंदर भी अभी तक 30 लाख के नीचे है मौत, 24 लाख की मौत हुई है। आप जरा सोच लीजिए कि इतना गंदा चीज है कोरोना। कोविड से पूरे दुनिया में 19 से लेकर के अभी तक मरने वालों की कुल संख्या 30 लाख के नीचे है, लेकिन दारू पीजिएगा तो एक साल के अंदर पूरे दुनिया में कम से कम 30 लाख लोग मरते हैं। तो कौन सबसे बुरा चीज है? आज तो कोरोना के लिए दुनिया भर में इतना अभियान और हम लोगों ने कितना चलाया, लेकिन आप सोच लीजिए कि सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा प्रकार की बीमारियां तो कोरोना से, ये कोरोना से भी तो बीमारी हुई, उससे भी ज्यादा दारू पीने से होता है। तो इसने तो कहा एक साल के अंदर 30 लाख लोगों की मौत एक साल में होती है, और पूरे दुनिया में एक साल में जितनी मृत्यु होती है उसमें से 5.3% मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण होती है। यह कितनी बड़ी बात है, ये तो एक एक आदमी को बताना चाहिए, सब आदमी की जानकारी में रहना चाहिए। और दूसरा चीज, कम उम्र का लोग को भी लोग गुमराह करते न रहता है। उसकी जो रिपोर्ट थी 20 साल से लेकर 39 साल की उम्र वालों तक, आपको मालूम है 20 साल से 39 साल वाले की उम्र में अगर दारू पीता है तो 13.5% की मौत। अब आप जरा सोच लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको प्रकाशित किया एक एक चीज को लेकर के। और शराब के कारण जो मृत्यु है वो टीबी के कारण मृत्यु होता है, HIV, एड्स, डायबिटीज यानी मधुमेह, इन सब के कारण मृत्यु होती है, उससे ज्यादा मृत्यु होती है। और उसके रिपोर्ट ये हुआ कि शराब पीने से लगभग 200 बीमारियां फैलती है। अब आप सोच लीजिए शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां फैलती है, और हर प्रकार से आप समझ लीजिए शराब का सेवन कर से कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियां, इस प्रकार से अनेक बीमारियां होती। तो ये सब हम लोगों ने इसमें लिख दिया है। और इसके अलावे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि आत्महत्या यानी दारू पीने के बाद लोग जरा आत्महत्या भी करता है। बहुत कारण से लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन आत्महत्या जितनी हुई दुनिया में होती है 18% आत्महत्या सिर्फ शराब पीने के कारण, दारू पीने के कारण। और दूसरी चीज कि आपस का झगड़ा, दारू पीने में एक दूसरा से झगड़े न करता है, तो दुनिया भर में आपस का झगड़ा 18%। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। आपस का झगड़ा तो कई कारण से होता है, लेकिन दारू अगर पिए रहता है तो एक दूसरे से जो झगड़ा करता है उसकी संख्या 18%। और उसके बाद दारू पीते हैं लोग और गाड़ी चलाते हैं, और दारू पी करके जब गाड़ी चलाते हैं तो कितना एक्सीडेंट होता है, सड़क दुर्घटनाएं कितनी होती हैं। तो दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाएं, दारू पी के गाड़ी चलाइएगा तो दुनिया भर का उसने सर्वेक्षण करके निकाला कि 27% दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं दारू पी करके गाड़ी चलाने से होता है। अब जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है शराब। तो हम लोग जो अभियान चला रहे हैं तो उसके साथ साथ
इन सब चीजों को भी एक एक घर में पहुंचा करके और सब लोग एक दूसरे के बारे में कहिए, ताकि भाई आप लोग तो अब जानते हैं, आप लोगों ने तो शराब के बारे में शुरू कराया। और आपको मालूम है बिहार 2018 में हम लोगों ने इसका आकलन करवाया था, तो शराब पीने से को छोड़ने वाले बिहार में जो पहले शराब पीते थे 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। 2018 का रिपोर्ट है। और अभी तो हम लोगों ने फिर कह दिया है कि फिर से एक रिपोर्ट करिए कि और पता चलेगा कि इससे भी कितना लोग आगे बढ़ गए, शराब को पीना छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग शराब पीना छोड़ दिए। अब आप सोच लिए सब तो नहीं पीते हैं शराब, ऐसा तो कभी है ही नहीं कि सब पीते हैं, कुछ ही लोग पीते थे, उसमें से भी इतना लोगों ने छोड़ दिया। और उसके बाद जो कुछ लोग बचे हैं इधर उधर, इन सब के बीच में निरंतर अभियान चलाते रहना है। और जब कहिएगा कि नुकसान होगा, सब तरह का दिक्कत आपको होगा, तभी जाकर के लोगों को आप ठीक ढंग से बता सकते हैं। और कितने प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, शराब के बारे में लोगों को कहना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए पूरे बिहार में कितना ज़्यादा सब कुछ हो रहा। अब ये जो अभियान चलते रहेगा, अभी ये मत समझिए कि हम जो आ रहे हैं कार्यक्रम में, 2016 में हम लोगों ने जो अपनी अभियान चल रहा था उसमें हम 9 जगह गए, और इस बार हमने तय किया 12 जगह जाएंगे। तो आज तो 9वां जगह पर मौजूद हैं। तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर यह अभियान, और आप सब लोगों से कहेंगे कि इस चीज़ को निश्चित रूप से हम लोगों को आगे जारी रखना है, और इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना है। और आप सोच लीजिए हम लोगों ने कौन सा काम छोड़ा है भाई। सब लोगों के लिए आपकी बात हम लोग सुनते हैं और ये काम किया। और महिलाओं के विकास के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तो आप जानते ही हम लोगों ने विकास का काम, सबके उत्थान का काम, एक एक काम किया। न्याय के साथ विकास, हम शुरू से इस बात को बोलते हैं, और ये जरूरी है विकास का भी काम करना। कितना काम हुआ सब लोगों को मालूम न है। क्या हालत था पहले, शाम होते घर से कोई बाहर निकलता था जी, घर के अंदर बंद रहते थे। अब आजकल वो बात है। और दूसरी बात, स्कूल वगैरह की क्या हालत थी, कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी। अगर 5वीं तक पढ़ भी ले, लेकिन उसके बाद पढ़ाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल था। लड़की को आगे पढ़ने के लिए पोशाक चाहिए, वो देने की स्थिति में नहीं रहते थे, नहीं होता था। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, और हमने कहा लड़कियों को और आगे पढ़ाएंगे। और 9वीं क्लास वाले के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। क्या स्थिति हुई, कोई लड़की साइकिल चलाती थी। और किस तरह से जब साइकिल योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दिया, 2007 से शुरू करके 8 से मिलना शुरू हो गया, तो कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां हाई स्कूल तक भी पहुंचने लगी। और किस तरह से लोग घर से वहां जाने लगी। कुछ लोग बीच में बोलता था कि अरे लड़की को आप साइकिल चलवाइएगा तो कोई ना कोई रास्ता में उसको तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर घर से जो लड़की निकलेगी सबको साइकिल मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा। आज तक एक भी घटना साइकिल लेकर के चला करके लड़की चली, कहीं कुछ नहीं। और उसके बाद कितनी लोगों को खुशी, स्कूल से घर लौट करके आती थी तो कभी कभी अपने माताजी को, अपने पिताजी को लेकर के बाजार तक भी लड़की जाती थी। और जो बिहार में ये हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की, मालूम है, ये देश का तो अनोखा था ही अपना, बाहर भी नहीं था। दुनिया के कई मुल्कों को जब मालूम हुआ, इस बात की जानकारी मिली, तब 3 जगह से लोग आ करके इसका अध्ययन 9, 10, 11 में सब किया और इसके बारे में कहा बहुत अच्छी चीज है। तो एक एक चीज की प्रशंसा हुई। अब आजकल तो लोग भूल न रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया ना आ गया है। अब पहले तो कोई बात करते थे घर घर तक खबर पहुंच जाता था, आजकल तो एक एक चीज कुछ देखते रहता है हमेशा, दिन भर कुछ से कुछ आते रहता है। असली चीज जो अब लड़कियों के लिए किया गया, अब हो सकता है उसको पता भी नहीं हो कि सरकार ने कब शुरू किया, किस लिए शुरू किया और कैसे उसको कितना फायदा हुआ। और उसके बाद तो जगह जगह
लड़कों ने भी, हम कहीं जाते थे तो कहता था कि हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी 9 के बाद तय कर दिया, उसको भी साइकिल देना शुरू किया। अब आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा, अब लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, लड़के भी कम पढ़ते थे, अब लड़के लड़कियां सबकी संख्या बढ़ी। और अब तो एक खुशी की बात है कि 1 साल पहले जब मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी तो लड़का से 300 की संख्या में ज्यादा लड़की परीक्षा में शामिल थी पूरे बिहार में कुल मिला करके। अब इतना लड़कियां पढ़ रही, अब कितना आगे हो रहा। अब क्या लोग महिलाओं का ख्याल रखते थे, लोगों को तो मौका मिला तो तरह तरह का लोग सेवा किए, अपने परिवार की महिलाओं को बड़ा बड़ा पद दिए, लेकिन पूरे बिहार की महिलाओं के लिए कुछ किया? कोई महिला के लिए कुछ किया? लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तय कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। और उसके बाद बोलिए 2006 में जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुन करके आई, और उसके 1 साल के बाद 7 में नगर निकायों का हुआ, उसके बाद कितनी आई? अब तो 4 बार हो गया पंचायत का, कितनी बड़ी संख्या में, और अब तो 3 बार नगर निकाय का, इस बार नगर निकायों का भी होगा, तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं। मैंने पढ़ाने का भी ध्यान दिया, उनको इज्जत मिले इसका भी ध्यान दिया, विकास की योजनाओं के लिए काम किया। और ये जो स्वयं सहायता समूह कितना कम था, कितना कम था। 6 में ही हम कई जगह देखे कि बिहार में तो बहुत कम है, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को बहुत जोड़ेंगे, और उसके लिए हमने विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के ये काम शुरू किया। और आज जब कितनी बड़ी संख्या में हमने तो रखा था, और जीविका समूह उसका नाम दिया, स्वयं सहायता समूह को हमने जीविका कहा। और आपको मालूम है ये सबसे पीछे थे स्वयं सहायता समूह में बिहार, और जब हम लोगों ने ये समूह बनाना शुरू किया, जीविका किया, सबसे आगे बढ़ गया बिहार। और जीविका इतना बढ़िया कि केंद्र में उस समय की जो सरकार थी उसके मंत्री आए और देखने के लिए कि जीविका बनाए हैं कैसा, देखे बड़ा खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने देश भर के स्वयं सहायता समूह वाले का उन्होंने अपना देश भर में नामकरण कर दिया, आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका, पूरे देश के नाम हो गया आजीविका, यानी बिहार में जीविका और बाकी देश में आजीविका। जीविका को ही बुलाने का पूरे दुनिया, आप सोच लीजिए, एक एक चीज भूलिएगा मत, इसका नामकरण किया, और ये जीविका का नामकरण दुनिया भर में हो गया आपके लिए। और हम लोगों ने, हमने तो लक्ष्य रखा था कि 10 लाख जीविका समूह, अब बड़ी खुशी है 10,38,000 के करीब जीविका समूह पूरा हो गया, बढ़ गया, अब 10 लाख से भी आगे बढ़ रहा है। 1,27,00,000 भी महिलाएं अब इसके साथ जुड़ गई। तो कितनी संख्या में सब महिलाएं, और कितना ज्यादा है, एक एक बोल रही थी, कितना अच्छा बोल रही थी। हर जगह हम जाते हैं, अब पहले भी जाते थे तो उस समय तो पूरा जीविका समूह था नहीं, आधा ही उस समय था। अब आप जो शुरू करा दिए थे, लेकिन उसी समय जब हम पहली बार अभियान चलाने के लिए निकले थे 16 में, तो उस समय भी सब अपना अनुभव शराबबंदी के पक्ष में जो बोलती थी, उसी में एक महिला ने कहा, जीविका की दीदी थी, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे और नौकरी करते थे, और जो पैसा कमाते थे उनको जो तनख्वाह मिलता था ज्यादा पैसा उस शराब में खर्चा कर देते थे। तो शराब पीते थे, लौट करके आते थे शाम में, रात में हंगामा करते थे, झगड़ा करते थे, और पैसा कम रहता था। लोगों के बच्चे बच्चियों के न पढ़ने के लिए इंतजाम, न भोजन के लिए भी ठीक ढंग का इंतजाम, ये हालत था। और जब शराबबंदी लागू हो गया है तो उस महिला ने, उन्होंने बताया कि मेरे पति शराब नहीं पीते हैं, अब वो शाम में लौट करके आते हैं और बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, आते हैं, मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, अब घर का काम करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए। घर का जो आदमी शराब पीता था, नुकसान पहुंचाता था, शराब बंदी हुई,
और उसके बाद घर के विकास के लिए और काम के लिए कितना अच्छा काम करने लगा। तो ये सब बातें हुई है। तो आप सब जो हैं दीदियां, अभी आप लोगों का दायित्व है ये पूरे तौर पर, हम तो जान करके आप लोगों के बीच में आए हैं कि इस अभियान को हमेशा जारी रखिएगा। हमने तो काम किया ही, समाज के किस तबके के लिए काम नहीं किया, जो सबसे समूचे बिहार के लिए काम किया। स्कूल का काम, अस्पताल का काम, सड़कों का, पुल का, पुलिया का, सबके निर्माण का काम, कितना ज्यादा काम हुआ। किस तरह से करता था, बगले में ना मेरा क्षेत्र था जी, इसके ठीक बगले में ना हम एमपी थे। तो क्या हालत था जब हम अपने क्षेत्र में घूमते थे, तो जब हम केंद्र में मंत्री थे तब भी जाते थे, तो हम अपने क्षेत्र में थे तो हमको पैदल न चलना पड़ता था। और जब अपने क्षेत्र में हमको याद, हम कभी भूलेंगे नहीं, एक दिन में हम निकलते थे तो कितना ज्यादा हमको टहलना पड़ता था। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद अब क्या स्थिति। अब लोगों को वो संकट है तो हर प्रकार से काम, समाज का जो कमजोर तबका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की बात तो हो गई, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और इन सब लोगों के लिए तो और विशेष कदम उठा करके सबको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। हम लोग तो एक भी काम को नहीं छोड़ रहे हैं, यही आपको बताना चाहते हैं। इसलिए तो एक एक काम किया ही है, और विकास का भी कितना काम किया है। अब आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, और यहाँ पर जब हम आए हैं आज, तो आज खुशी हो रही है कि यहाँ पर तो और काम हो ही रहा है। और आप समझ लीजिए कि अभी 11 फरवरी 2022 को मुंगेर में गंगा रेल सह सड़क पहुंच पथ का निर्माण का लोकार्पण हुआ, और इस पुल का नाम अपने देश के, अपने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री बाबू के नाम पर श्री कृष्ण सेतु रखा गया। और इस पुल का आपको उनको याद, आप लोगों को भी होगा, जब हम लोगों ने किया था इसको 26 दिसंबर 2002 को, उस समय हम केंद्र में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की सरकार में थे, उन्हीं को हमने कहा था, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। उसका विलंब हुआ, अप्रोच में दिक्कत हो रही थी, हम सब देखे 18-19, उसके बाद सारा काम किया गया, अब वो बन करके तैयार हो गया। तो अब सोच लीजिए, बन जाने से गंगा नदी के उत्तर बेगूसराय और खगड़िया जिला और दक्षिण में मुंगेर जिले को सीधी संपर्कता प्राप्त हो गई। तब एक एक काम में हम लोग लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और आप लोगों को तो मालूम नहीं जी, ये खगड़िया में अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच में 4 लेन पुल का राज्य सरकार निर्माण करा रही है, और ये काम भी इस साल इसको पूरा कर देना हर हालत में। और इस पुल पर भी लोग चलेगा तो ये गंगा डॉल्फिन को देखेगा। हम तो गंगा नदी में डॉल्फिन के विकास के लिए भी काम करते हैं। तो जब जाएगा लोग उस पुल पर, तो उसी में इंतजाम रखवाए हुए हैं कि बगल में सब गंगा नदी में डॉल्फिन भी देखेगा। ये भी काम हम लोग करवाए, तो वो भी इस साल वो भी काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे आप समझ लीजिए कि अब तो बरौनी है, सॉरी ये बरौनी और मोकामा के बीच में, यानी पटना और बेगूसराय के बीच में, तो गंगा नदी पर पहला पुल बना था, राजेंद्र सेतु। हम लोग तो पढ़ते थे, लगता था 7वां क्लास में, 8वां क्लास में जब भी थे, तो हमारे पिताजी भेजवाए थे। जब इसका उद्घाटन हो गया था, उसके बाद एक दिन देखने के लिए, आज तक हम नहीं भूलेंगे। 8वां क्लास में उस समय थे, शिक्षक लोग हमको आकर के ले आए थे, हमारे साथ कुछ और मेरे साथियों को, और जो पूरा का पूरा हम ब्रिज देखे थे, ये हम लोग राजेंद्र सेतु को और एक एक चीज को। और बाद में जब भी उसके बाद हम राजनीति में आए या जो कुछ भी काम हुआ, सब कुछ देखते रहे, भूलते नहीं है, कहाँ कहाँ पर खड़े होकर के देखे थे। तो राजेंद्र सेतु सबसे पहले बना था गंगा नदी पर बिहार में। अब उसके बाद तो आप समझिए उससे कितना लोगों को फायदा हुआ, लेकिन फिर भी कितनी दिक्कत हुई। तो अब केंद्र सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने राजेंद्र सेतु के समानांतर फिर पुल का निर्माण
4 लेन की जगह 6 लेन तक अब करने की बात हो गई है। ये साथ साथ ये काम शुरू हो गया है। अब आप सोच लीजिए, तो सब काम हो रहा है। तो देखिए, विकास का भी कोई काम हम नहीं छोड़ने वाले, सब चीज करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि समाज सुधार का काम हो। तो उसके लिए अब एक तो नशा मुक्ति की बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये दहेज प्रथा और बाल विवाह ये भी तो जरूरी है। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ में कानून बना हुआ, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अभी तो बोल रहे थे कम उम्र में बच्चों की शादी करना ये कितनी बुरी चीज है। नियम है, कानून है। अब 18 साल में लड़की की उम्र, 21 साल लड़का का उम्र, और अब तो केंद्र सरकार इसको और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाई है। उस पर बात हो रहा कि अब लड़की का भी 18 साल की जगह 21 साल होगा, कम से कम आयु। तो ये सारी बात चल रही है। अब कम उम्र में शादी करिएगा, उसकी तबीयत खराब होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वो उसका बहुत लोगों का तबीयत खराब होता है। और जान लीजिए कि किस प्रकार से कितने प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा, आप जरा बताइए ये क्या मतलब है साहब? दहेज प्रथा कानून है, कितना बुरा चीज है। दहेज क्यों लेते हैं लोग? और कहते हैं लड़का को पढ़ाते हैं और दहेज लेते हैं। अरे लड़की नहीं पढ़ रही है, अब तो लड़की लड़का के बराबर हम पढ़वा रहे हैं, तो लड़की से दहेज लेना जो है, कानून तो पहले से बना हुआ, क्या मतलब है? किसी का भी कोई किसी से दहेज लेना कितनी बुरी चीज है, दहेज कितनी बुरी चीज है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ पूरे तौर पर यह अभियान चलना चाहिए। तो हर प्रकार से हम लोग तो इसी को कहने आए हैं, इसी को अभियान चला रहे हैं। और दहेज कोई लेता है और कितना बुरा काम करता है, कितना बुरा काम करता है। कुछ कम लेगा तो उससे और लेगा, तो कितने बार लड़कियों की हत्या होती है, कोई सुसाइड करने के लिए बाध्य होती है। कितने प्रकार की कठिनाइयां उसको देखनी पड़ती है, कितने तरह की कठिनाइयों को देखना पड़ता है। और बात करते हैं, आप जरा सा सोच लीजिए, अगर कोई आदमी है और वो अपने बेटा की शादी के लिए दहेज लेना चाहता है, या कोई लड़का दहेज के चक्कर में, जरा सोच ले कि अरे भाई हम आप कोई पैदा हुए हैं तो माता पिता दोनों हैं तभी ना पैदा हुए हैं। तो बिना महिला के कोई पुरुष बच्चा पच्ची पैदा कर सकता है? तब बच्चा कोई पैदा करेगा तो उसके लिए तो महिला की ना जरूरत है। तो उसके बिना किसी का जन्म होगा, तब ब्याह तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं होगा। तो जन्म होता है, अगर तुमको बाल बच्चा पैदा होता है तो तुम्हारी शादी होती है महिला से, इसी के चलते होता है। तब महिला का महत्व न है, उनके बिना किसी का जन्म होता है। तो जरा इसका भी प्रचारित ठीक से करिए। ये कौन है जो सोचता है कि पुरुष सोचता है कि हम आगे हैं महिला पीछे? हम लोग कैसे आगे हैं? सबसे आगे महिला है तब पुरुष है, इस बात को मान करके चलिए। अगर पुरुष चाहेगा भी तब पुरुष पुरुष में मिलके बाल बच्चा पैदा होगा जी, है। तो इसीलिए जरूरी है कि शादी तो किसी भी कीमत पर, बाल विवाह की बात तो हो गई, दहेज प्रथा, तो इन सब चीजों को लेकर के निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए। और एक बात तो हम कहेंगे, अगर कोई दहेज लेता है तो एकदम विरोध करिए, उसके शादी में मत जाइए। हम तो पिछली बार जो शुरू किए थे, और आप लोगों को तो मालूम है ना कि बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को 1917 में हम लोग 1917 करें 2017 में हम लोगों ने जो इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया था, बापू सभागार जो बनाया, इस देश का सबसे बड़ा सभागार है, उसी में हमने कार्यक्रम किया था महिलाओं का। सबसे पहले उसका उद्घाटन इसी से हुआ था, और उसी में तय किया था कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ पूरा का पूरा अभियान चलना चाहिए। और उसके बाद जैसे नशा मुक्ति पर भी हम लोगों ने किस तरह से अभियान चलाया, उसके लिए भी अभियान चलाया, और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी थी। तो अभी हम इसीलिए आपके बीच में कहने आए कि किसी भी सूरत में ये समाज सुधार अभियान है, इसमें इन तीनों बातों का ख्याल रखिए।
और अगर कोई दहेज लेकर के शादी करता उसे मत जाइएगा। हम तो पहले ही कह दिए थे कि अगर कोई न्योता देगा कि हमारे घर में शादी है तो हम तभी आएंगे जब लिखा हुआ रहेगा कि हम बेटा का शादी कर रहे हैं, इसमें हम दहेज नहीं लिए हैं, तभी हम जाएंगे और बधाई देंगे। तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि अगर कोई शादी करे तो वो छपवा दे कि हम बिना दहेज के अपने बेटा की शादी कर रहे हैं, तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए और बाजाब्ता उसके खिलाफ में विरोध करिए। और जब ये हो जाएगा तो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इस बात को लेकर के निरंतर अभियान हम लोगों को चलाना है और इसी अभियान के सिलसिले में हम लोग तो आपके बीच में आए हैं और हम तो यही चाहते हैं कि ये कार्यक्रम तो आज हम लोग कर रहे हैं, आप सब शामिल हैं, लेकिन ये अभियान आप सब लोगों को निरंतर लोगों के बीच में करना चाहिए और जिससे लोगों में ये पूरे तौर पर जागृति रहे और समाज बेहतर ढंग से आगे चलेगा। और इस काम को करते हुए इसके साथ साथ यह करना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का माहौल रखें, बिना मतलब का झगड़ा न करें और मिल करके चलेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। अगर आपस का झगड़ा होगा तो जितना भी विकास का काम हुआ है उस विकास का काम नहीं रहेगा। अगर आपस में झगड़ा होगा, कांड की कोई गड़बड़ी होगी तो कितना भी आप जाने आने का रास्ता बनाए हुए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तो विकास के लिए बोलिए इतना काम किए, फिर 15 के बाद 7 निश्चय 1 और उसको पूरा कर दिया। हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर शौचालय। और महिलाओं को कितना अधिकार दिया, पुलिस में भी तो हमने दिया ही पहले। और सभी सरकारी सेवाओं में हमने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। और आपको मालूम है बिहार में, आपको मालूम है पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं बिहार में, देश के किसी भी बड़े बड़े राज्य में भी उतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल में महिलाएं नहीं हैं। आप जरा सोच लीजिए, 25,000 से भी ज्यादा। तो आप सोच लीजिए कि इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबके विकास के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, एक चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। और अब 7 निश्चय 2 भी कर दिया। जो काम कर रहे हैं सबके पढ़ाई का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन नई तकनीक का ट्रेनिंग सबको काम करने का अवसर मिले, बेहतर ढंग से आगे बढ़ें। और हर गांव की साफ सफाई के साथ साथ एक एक चीज का ख्याल रखना, तो इस सब चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक एक काम तो हम लोग करते रहेंगे, ये सब काम तो करेंगे। आप लोग तो देखिए किस तरह से सबका विकास हो रहा। लेकिन इन सब चीजों के साथ ये जरूरी है कि आपस में हम लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध रखें, प्रेम का, भाईचारे का माहौल रखें, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि समाज सुधार का काम हो, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा से मुक्ति और बाल विवाह से मुक्ति। तो ये सब काम अगर करते रहिएगा, सब लोग मिल करके चलेंगे। अब देखिए ना, अब अंतरजातीय शादी शुरू न हो गया, आदमी यहाँ पर 2 को पुरस्कार दिया गया, तो ये सब शुरू हो गया ना। ये जात उत का सब झंझट खत्म होगा। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखिएगा, इसी को लेकर के चलिए। और समाज में तो लोग झगड़ा करने वाले कुछ लोग होते ही हैं, तो कोशिश करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर इस अभियान को चलाते रहिएगा तो कोई भी गड़बड़ करना चाहेगा, कोई अगर अपने जात में भी इधर से उधर गड़बड़ करना चाहेगा, उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा। और सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और उसके लिए समाज सुधार अभियान बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के बीच में आकर के मुझको खुशी है। तो हम तो अब यही उम्मीद करते हैं कि भाई तब उम्मीद रखें ना कि समाज सुधार अभियान जो है आप बिल्कुल तौर पर इसको हर तरह से जारी रखिएगा, इस काम को। ये उम्मीद करें ना, हाथ उठा के बताइए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग आई हैं आज कुछ संख्या में, अपने अपने इलाके में जा करके सारे महिलाओं को बुला करके, युवक युवतियों को बुला करके एक एक बात की जानकारी दीजिए, सबको प्रेरित करिए, और जो बात हमने ये कहा है इसके बारे में पूरी जानकारी। और इसमें हम आपको बता दें कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज़ों के बारे में भी इसमें हम लोगों ने इसके साथ ही एक एक चीज़ को लिखा है कि कितना बुरा चीज़ है ये सब चीज़ को। तो इस पूरे अभियान में इन चीज़ों को भी लोगों के बीच में ले जाइए और खूब ढंग से करिए। तो आप लोगों ने जो आज हाथ उठा करके आश्वस्त किया है कि हम इस अभियान को निरंतर जारी रखेंगे, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान दिया है तो इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।